हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग लाए हैं चैप्टर 4 बनारस का और दिशा का प्रश्न उत्तर, जिसे केदारनाथ सिंह ने अपने कविता खंड में लिखे हैं। क्लास 12 हिंदी अंतरा पुस्तक, अंतरा क्लास 12 एनसीईआरटी का पुस्तक है। केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा बनारस और दिशा का प्रश्न उत्तर। तो कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि प्रश्न उत्तर कर सकें। प्रश्न है, क्वेश्चन इस प्रकार है, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। उत्तर लिखिएगा, कवि के अनुसार बनारस में अचानक वसंत ऋतु आ जाती है। मोहल्ले के हर जगह धूल का गुबार बनने लगता है। इससे चारों ओर धूल उड़ जाती है और लोगों के मुंह में धूल जमने के कारण किरकिरी होने लगती है। आमतौर पर वसंत ऋतु में फूल बाहर गिर जाते हैं, सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते और अंकुर निकलने लगते हैं। लेकिन इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है जो धूल से भरा होता है। वसंत भिखारी के कटोरे के बीच उतरता प्रतीत होता है। गंगा के घाट लोगों से भरे हुए हैं। इस मौसम में भी बंदरों की आंखों में नमी रहती है। तो इस प्रकार से पहला का उत्तर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। प्रश्न इस प्रकार से है, गौर से देखिएगा। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है। इसका उत्तर देखिएगा। उत्तर है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना का अर्थ है भिखारी को भिक्षा मिलने लगी है। पहले उसे कोई भीख नहीं मिल रही थी। भिखारी भिक्षा की आस में गंगा के घाटों पर आंखें गड़ाए बैठे थे, लेकिन उनकी भिक्षा खाली थी। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी है और लोग उन्हें भीख दे रहे हैं। भिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए उसकी खाने पीने की चिंता समाप्त हो गई है और उसके चेहरे पर खुशी छाने लगी। इसलिए कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में वसंत का उतरना कहता है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर आते हैं। प्रश्न है, बनारस की पूर्णता और एकता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तो उत्तर इस प्रकार से है। उत्तर देखिएगा दोस्तों, कवि ने अपने उल्लासपूर्ण दिनों में बनारस की पूर्णता का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यह नगरी हर हाल में सुखी रहती है। यहाँ हर दिन कठिनाइयों के बावजूद खुशी और खुशी से भरा होता है। वह शवों के माध्यम से बनारस के खालीपन को दिखाता है। उनके मुताबिक यहाँ रोजाना न जाने कितनी लाशें अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पर जाती है। वे शव कंधों पर सवार होकर जीवन की अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। यह खालीपन बनारस का नित्य क्रम है जो मृत्यु के रूप में परम सत्य का आभास कराता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। कवि के अनुसार बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे यहाँ के मंदिरों में घंटियाँ बजती है और शाम को यहाँ भी यह धीरे धीरे होता है। कवि के अनुसार यहाँ धीरे धीरे हो रहे सभी कार्य इस नगर की विशेषता है। यह शहर को एक सामूहिक लय देता है। कवि धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से बनारस में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाता है। उनके अनुसार पूरी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन परिवर्तनों की गति इतनी तेज है कि पुराना सब खो जाता है। लोग खुद को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। यह
हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बनारस अभी भी इन बदलावों से अछूता है। वहाँ बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत कम है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत और धार्मिक मान्यताएं जस की तस बनी हुई है। वह अपने पुराने फॉर्म को बरकरार रखते हुए है। तेजी के इस दौर में वह अतीत और वर्तमान से मजबूती से बंधे हुए चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। प्रश्न है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? तो इसका उत्तर देखिएगा दोस्तों। उत्तर है, धीरे धीरे पूरा बनारस इसी सामूहिक लय में बंधा हुआ है। यहाँ यही ताल इस शहर को ताकत देती है। क्रमिक सामूहिक लय यहाँ नहीं बदली है और चीज़ें वही रहती है जहाँ वे प्राचीन काल में मौजूद थी। गंगा के घाटों पर बंधी नावें आज भी वहीं बंधी हुई है जहाँ सदियों से बंधी है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाव भी सदियों से इसी स्थान पर सुशोभित है। भाव यह है कि शहर न केवल क्रमिक की सामूहिक लय से बंधा है, बल्कि इस कारण से मजबूत हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, ऐतिहासिक विरासत एक समान है। आज लोग गंगा को उसी तरह माँ का नाम देकर पुकारते हैं। उनमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ पाया है, इसलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को बनाए रखते हुए बढ़ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न है, सई साई में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर देखिएगा। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार सई संध्या के समय यदि कोई बनारस शहर जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में पता चलता है। क, यहाँ के मंदिरों में हो रही आरती से पूरा वातावरण जगमगा रहा है। ख, आरती के प्रकाश में बनारस शहर की शोभा अतुलनीय हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आधे पानी में या आधे पानी के ऊपर। ग, यहाँ पुरातनता और आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। यानी यहाँ जहाँ प्राचीन मान्यताएं जीवित है, वहीं दूसरी ओर यह बदलाव की ओर भी बढ़ रही है। घ, कहीं गंगा के घाटों में पूजा का शोर होता है तो कहीं शवों का दाह संस्कार किया जाता है, जो हमें जीवन के कड़वे सच की झलक देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। प्रश्न है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है, बनारस शहर के लिए मानवीय गतिविधियों को 2 स्थानों पर चित्रित किया गया है। वे इस प्रकार है। इस महान और पुराने शहर की जुबान कांपने लगती है। इस व्यंजना में कि बनारस में धूल भरी आंधी के कारण इस शहर की गलियों में धूल दिखाई दे रही है, जिससे पूरा शहर धूल से पट गया है। दूसरा है, यह शहर अपने दूसरे पैर से पूरी तरह बेखबर एक पैर पर खड़ा है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। इसका मतलब यह है कि बनारस अध्यात्म में इतना अधिक शामिल है कि उसे हो रहे परिवर्तनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बनारस अब आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। वह आधुनिकता के रंग में रंगे हुए दूसरे पक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को। तो इसका शिल्प सौंदर्य यानी इसका मतलब इस प्रकार है। क का उत्तर यहाँ दिया गया है। धीरे धीरे होने की पुनरावृत्ति एक हल्का आभूषण है।
इसके माध्यम से कवि ने बनारस में हो रहे परिवर्तनों की गति को व्यक्त किया है। धीमेपन को बनारस की विशेषता बताया है। रूपक की भावना भाषा में अंतर्निहित है। ख प्रश्न है, अगर ध्यान से देखो डॉट और आधा नहीं है, तो इसका भावार्थ इस प्रकार ख का उत्तर दिया गया है, यहाँ पे है ख का। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। जब उसे यहाँ कुछ भी पूरा नहीं दिखता, इस अपूर्णता को वह आधा बोलकर व्यक्त करते हैं। प्रतीकात्मकता की भावना है और अनुप्रास की छाया भी बिखरी हुई है। आधा शब्द पंक्तियों में चमत्कार पैदा करता है। ख प्रश्न है, ग प्रश्न है, अपनी एक टांग पर डॉट बेखबर। तो इसका भावार्थ है, ग का उत्तर यहाँ पर है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बनारस के आध्यात्मिकता का परिचय देता है। वह बस अध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है और दूसरे से पूरी तरह अनभिज्ञ है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। एक पैर पर खड़ा होना मुहावरा है। इसका प्रभावी उपयोग वर्तमान भाग में है। प्रतीकवाद और रूपक शामिल हैं। आइए इसके आगे प्रश्न उत्तर करते हैं। अब दिशा का कविता का प्रश्न उत्तर करेंगे। केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित कविता दिशा का प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है, बच्चे का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? तो इसका उत्तर देखिएगा, बच्चे के उच्चारण से पता चलता है कि उसकी पतंग उसी दिशा में उड़ाई जा रही है। वह जानता है कि उसकी पतंग किस दिशा में उड़ रही है। उसे हिमालय की दिशा का ज्ञान नहीं है। वह अपना ध्यान उसी दिशा में लगा रहा है। दूसरा प्रश्न है, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही जवाब इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि मैं समझता था कि मुझे पता है कि हिमालय कहाँ है। यानी मैं जानता था कि हिमालय उत्तर में स्थित है, लेकिन बच्चे से विपरीत दिशा जानकर मुझे पता चला कि मैं जो जानता हूँ वह गलत है। इस इंसान का नज़रिया और समझ अलग होता है। हर इंसान का नज़रिया और समझ अलग होता है। उसके आधार पर वह निर्णय लेता है कि क्या सही है। उसकी पतंग बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका हिमालय की दिशा से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपनी पतंग लेना चाहता है। पतंग जिस दिशा में चलती है वही उसका सच होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा बनारस और दिशा का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। क्लास 12 अंतरा का हिंदी का प्रश्नोत्तर मैं सभी 1 बाय 1 करा रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से सभी प्रश्नोत्तर आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।